This is our today's task, or in this particular task we will study how to find the correct heading for each of these paragraphs. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को रीड कर लेते हैं। हेडिंग है द स्टेप पिरामिड ऑफ जोशर। जोशर का स्टेप पिरामिड है, उसके बारे में रीड आउट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ है द pyramids are the most famous monuments of ancient Egypt and still hold enormous interest for people in the present day. पिरामिड्स एशियंट इजिप्ट के बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। दीज ग्रैंड impressive tributes to the memory of the Egyptian kings have become linked with the country, even though other cultures such as Chinese and Mayan also built pyramids. भले ही दूसरे कल्चर्स हैं जैसे चाइनीज़ और मायन हो गए, उन्होंने भी पिरामिड्स बनाए हैं, लेकिन ये ग्रैंड और इम्प्रेसिव ट्रिब्यूट्स हैं जो इजिप्शियन किंग्स की मेमोरी में बनाए हुए हैं, वो कंट्री से जुड़ गए हैं, उसका एक हिस्सा बन गए हैं। द एवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज़ बीन रिटन एंड आर्ग्यूड अबाउट फॉर सेंचुरीज। पिरामिड की फॉर्म के एवोल्यूशन पर सदियों से लिखा जा चुका है और उस पर तर्क वितर्क किए जा चुके हैं। However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Saqqara. फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो ये एक राजा के एक मॉन्यूमेंट से शुरू हुआ था जो कि एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और उस मॉन्यूमेंट का नाम क्या था? द स्टेप पिरामिड ऑफ जोशर एट सकारा, कि सकारा में जोशर का स्टेप पिरामिड। चलिए अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग है द एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ। पिरामिड में ही किसी एरियाज और आर्टिफैक्ट्स की बात हुई है इस पैराग्राफ में? नहीं हुई है। इट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, कोई मुश्किल काम जो उसमें शामिल थे उनके लिए इस बात की कोई बात हुई है? नहीं हुई है। नेक्स्ट है ए किंग हु सेव्ड हिज पीपल, एक राजा जिसने अपने लोगों को बचाया, इस बारे में बात हुई है? नहीं हुई है। ए सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट, एक सिंगल सर्टेनिटी है जो कि दूसरे लेस डेफिनेट फैक्ट में से, ठीक है, दूसरे लेस डेफिनेट फैक्ट्स में एक सिंगल सर्टेनिटी है। अब चलिए देखते हैं कि ये आंसर कैसे फर्स्ट पैराग्राफ का हो सकता है। लास्ट सेकंड लाइन पर चलते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि द एवोल्यूशन ऑफ पिरामिड फॉर्म हैज़ बीन रिटन एंड आर्ग्यूड अबाउट फॉर सेंचुरीज, कि पिरामिड की फॉर्म के एवोल्यूशन पर सदियों से लिखा जा चुका है और उस पर तर्क वितर्क दिए जा चुके हैं। मीन टू से किसी ने कहा होगा कि पिरामिड की फॉर्म ऐसी होगी, किसी ने कुछ और कहा होगा, ठीक है, बट उसी के बीच इतने लेस डेफिनेट फैक्ट के बीच एक सिंगल सर्टेनिटी है। वो क्या है? जब हाउ एवर आ गया ना, हाउ एवर मीन टू से कि इसके कंट्रास्ट में कोई बात हो रही है, इसके उलट कोई बात जाएगी, ठीक है, जो इसके उलट होगी, ये होगी लेस डेफिनेट, अब होगी एक सिंगल सर्टेनिटी की बात हो रही है। However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Saqqara. फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वो एक राजा के मॉन्यूमेंट से शुरू हुआ था जो कि एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, और उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम क्या था? स्टेप पिरामिड ऑफ जोशर एट सकारा, सकारा में जोशर का स्टेप पिरामिड। तो ये एक सिंगल सर्टेनिटी है जो इतने डेफिनेट फैक्ट दिए हुए हैं, है ना, लेस, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, उन्होंने बताया नहीं अच्छे से, है ना, बट लास्ट लाइन में एकदम क्लियर है उस पिरामिड के बारे में। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर हुआ फोर्थ, विच इज़ ए सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। हमारा पैराग्राफ बी, जोशर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द थर्ड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड द फर्स्ट टू बिल्ट इन स्टोन। जो जोशर थे वो इजिप्ट के तीसरे राज्यवंश के पहले राजा थे और वो पहले थे जिन्हें स्टोन में बनाया गया। प्रायर टू जोशर्स रेन, टूम्स वर रेक्टेंगुलर मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ ड्राइड क्ले ब्रिक। जोशर के राज्यकाल से पहले जो मकबरे थे वो रेक्टेंगुलर मॉन्यूमेंट्स थे जो सूखी मिट्टी के ईंटों से बने थे, विच कवर्ड
अंडरग्राउंड पैसेज जिसने अंडरग्राउंड मार्गों को कवर किया हुआ था, वेयर द डिसीज्ड पर्सन वॉज बुरिड, जहाँ पर मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता था। फॉर रीजन्स विच रिमेन अनक्लियर, कुछ कारण जो अनक्लियर रह गए, जो अस्पष्ट रह गए, जोशियर्स मेन ऑफिशियल, जोशियर का मुख्य अधिकारी था, हुज नेम वाज इम्होटेप, उसका नेम था इम्होटेप, जिसने कंसीव्ड ऑफ बिल्डिंग ए टॉलर, जिसने इमेजिन की एक लंबी सारी बिल्डिंग, मोर इम्प्रेसिव टूम फॉर हिज किंग, एक बहुत ही आकर्षित मकबरा अपने राजा के लिए, बाय स्टैकिंग स्टोन स्लैब ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, स्टोन के स्लैब्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर प्रोग्रेसिवली मेकिंग दैम स्मॉलर, जो धीरे धीरे छोटे होते गए, टू फॉर्म द शेप नाउ नोन एज द स्टेप पिरामिड, जो आज एक ऐसी फॉर्म को धारण कर चुके हैं जिसे हम स्टेप पिरामिड के नाम से जानते हैं। जोशर इज थॉट टू हैव reigned फॉर 19 years, ऐसा माना जाता है कि जोशर ने 19 वर्षों तक शासन किया, बट सम हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स एट्रीब्यूट ए मच लॉन्गर टाइम फॉर हिज रूल, बट कुछ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स हैं जिनका कहना है कि उन्होंने इससे भी अधिक समय रूल किया, owing to the number and size of the monuments he built, किसकी वजह से, जो उन्होंने जितने नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाए और उनके साइज कितने हैं, है ना, उसके आधार पर उन्होंने ऐसे कहा। अब हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ चलते हैं। क्या किसी एरियाज और आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, कोई ऐसी बात हुई है जिसमें पिरामिड में ही कुछ एरियाज हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, या कोई सेकंड है किसी डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बात हुई है इसमें, या किसी किंग के बारे में बात हुई है जिसने अपने लोगों को बचाया। फोर्थ वाला हो गया था क्या कोई एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज, क्या एक्सटर्नल बिल्डिंग्स और एरियाज का ओवरव्यू दिया है इसमें, नहीं दिया है। ए पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर्स कॉपीड, कि पिरामिड का डिज़ाइन जो दूसरे लोग कॉपी कर सके या दूसरों ने कॉपी किया। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ बुरियल स्ट्रक्चर, क्या किसी आइडिया की बात हुई जिसमें बुरियल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन चेंज हो रहा हो। हाँ, पर्टिकुलरली दिस पैराग्राफ इज़ नॉन फॉर दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग, इसमें इसके बारे में बात हुई है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये इसके साथ मैच करेगा। पैराग्राफ को देखते हैं। जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ना, उसमें बताया था कि जो जोशर थे वो इजिप्ट के तीसरे राज्य वंश के पहले राजा थे और पहले थे जिन्हें स्टोन में बनाया गया। उनसे पहले क्या होता था कि जो मकबरे थे रेक्टेंगुलर फॉर्म के होते थे, ठीक है, और उसमें मृतक व्यक्ति को दफना दिया जाता था। तो इससे क्या है, जो फर्स्ट वाली लाइन है ग्रीन कलर अंडरलाइन, वो बता रहे हैं कि जोशर के समय पर बुरियल स्टाइल क्या था। जो पिंक अंडरलाइन किया हुए स्टेटमेंट से वो बता रहा है कि उनके शासनकाल से पहले जो बुरियल स्टाइल था वो कैसा था। तो इससे क्लियर है कि हमारे पैराग्राफ बी का आंसर क्या होगा, कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कौन सा पॉइंट, जो नंबर 7 पॉइंट है, एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ बुरियल। अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ पर, नंबर 3 सी पैराग्राफ। The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century. लास्ट सेंचुरी में स्टेप पिरामिड को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिन किया गया और उससे यह पता चला कि इसके बिल्डिंग प्रोसेस में ये बहुत सारी डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरा। हिस्टोरियन मार्क वैन दे मारूप कमेंट्स ऑन दिस, हिस्टोरियन मार्क वैन दे रूप इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी देते हैं, लिखते हैं, राइटिंग मच एक्सपेरिमेंटेशन वॉज इन्वॉल्व, कि इसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व थी, विच इज़ स्पेशली क्लियर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड इन द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के सेंटर में जो पिरामिड की कंस्ट्रक्शन हुई है उससे ये अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। इट हैड सेवरल प्लान्स, इसके बहुत सारे प्लान थे, बिफोर इट बिकम द फर्स्ट स्टेप पिरामिड इन हिस्ट्री, इतिहास में ये पहला स्टेप पिरामिड बन जाए, ठीक है। 6 लेवल्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, 6 लेवल्स थे एक दूसरे के ऊपर। द वेट ऑफ द एनॉर्मस मास वॉज ए चैलेंजिंग फॉर द बिल्डर्स के लिए इस एनॉर्मस मास का जो वेट था ना वो एक चैलेंजिंग था। Who placed the stones at inward incline in order to prevent the monument breaking up, उन्होंने क्या किया, जो स्टोन्स थे उनको अंदर की तरफ झुका कर रखा ताकि जो मोन्यूमेंट है वो टूट ना सके। उसे टूटने से बचाने के लिए उन्होंने स्टोन को अंदर की तरफ झुका कर रखा।
अब हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ। एरियाज आर्टिफैक्ट की बात हुई है, नहीं। कोई मुश्किल काम, यस। ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दोज इन्वॉल्व, जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम, यस। ये है उसका आंसर। सो पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखिए, जो मैंने पर्पल लाइन अंडरलाइन की है, जब द वेट ऑफ द enormous मास वॉज ए चैलेंज फॉर द बिल्डर्स के लिए इतनी बड़ी इमारत का जो वेट था ना, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। तो उन्होंने क्या किया, स्टोन्स को इनवर्ड इंक्लाइन पोजीशन में प्लेस कर दिया ताकि मॉन्यूमेंट टूट ना सके। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट टास्क था उन लोगों के लिए जो उसमें शामिल थे, उसकी फॉर्मेशन के वक्त उसमें शामिल थे। तो ये उसका आंसर होगा। सो सेकंड हेडिंग जो है वो पैराग्राफ सी का आंसर है। हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 4, नंबर डी पैराग्राफ। When finally completed, जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, the step pyramid rose 62 meters high and was the tallest structure of its time. तो वो 62 मीटर तक ऊंचाई पर चला गया और अपने समय का सबसे लंबी स्ट्रक्चर थी वो उस समय की। The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt. ये जिस कॉम्प्लेक्स में ये बना था वो एशियन इजिप्ट की एक सिटी के साइज़ के जितना था। एंड इंक्लूडेड टेम्पल्स, कोर्टयार्ड, श्राइन्स एंड लिविंग क्वार्टर्स फॉर द प्रीस्ट। और इसमें क्या क्या शामिल था, टेम्पल्स थे, कोर्टयार्ड्स थे, श्राइन्स थे, लिविंग क्वार्टर्स यानी कि रहने के लिए स्थान, जो पंडित थे, वहाँ के प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनके लिए लिविंग क्वार्टर्स थे। इट कवर्ड ए रीजन ऑफ 16 हेक्टेयर्स, और इसने 16 हेक्टेयर्स तक के क्षेत्र को कवर किया हुआ था। वॉज सराउंडेड बाय ए वॉल 10.5 मीटर्स हाई, और एक वॉल ने इसके चारों तरफ एक वॉल थी जो 10.5 मीटर्स हाई थी, ऊंची थी। The wall had 13 false doors cut into it with only one true entrance cut into the southeast corner. जो इसकी दीवार थी उसमें 13 फॉल्स डोर्स थे और सिर्फ एक असली एंट्रेंस थी जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में थी। द इंटायर वॉल वॉज देन रिंग्ड बाय ए ट्रेंच 75 मीटर्स लॉन्ग एंड 40 मीटर्स वाइड। और पूरी जो वॉल थी उसके इर्द गिर्द एक ट्रेंच, खाई टाइप सा कुछ बनाया था जो 75 मीटर्स लंबी और 40 मीटर तक चौड़ी थी। द false doors and the trench were incorporated into the complex to discourage unwanted visitors. जो ये फॉल्स डोर्स और जो ट्रेंच थी वो इस कॉम्प्लेक्स में इसीलिए ऐड किए गए थे ताकि वो अनवांटेड विजिटर्स को डिस्करेज कर सके। इफ़ समवन विश टू एंटर, अगर कोई अंदर आना चाहता है, ही और शी वुड हैव नीडेड टू नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग इन द वॉल। तो उसे इस बात का पहले से ही पता होना ज़रूरी होगा कि वॉल में ट्रू ओपनिंग कहाँ है, उस लोकेशन का पता होना ज़रूरी है। जोशुआ वॉज सो प्राउड ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट that he broke the tradition of having only his own name on the monument and had Imhotep name carved on it as well. जोशुआ थे वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे अपनी उस अचीवमेंट पर कि जो उन्होंने एक ट्रेडिशन था कि सिर्फ वो अपना नाम ही उस मॉन्यूमेंट पर लिखवा सकते हैं, उस ट्रेडिशन को उन्होंने तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया और उस अपने नाम के साथ इम्होटेप का नाम भी उस पर खुदवाया। चलिए अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ। एरिया और आर्टिफैक्ट्स की बात हुई है किसी पिरामिड के अंदर ही। सेकंड हो चुका है किसी राजा की बात जिसने अपने लोगों को बचाया। फोर्थ हो चुका है कि एक्सटर्नल बिल्डिंग्स हैं और एरिया उसका ओवरव्यू दिया हुआ है। हाँ, तो ये आंसर है पैराग्राफ डी का। अब देखते हैं कि कैसे ये इसका आंसर हुआ। सेकंड लाइन देखिए, जो पर्पल कलर लाइन, जो मैंने पर्पल कलर से जो लाइन अंडरलाइन की है, वो लाइन ये शो कर रही है एक्सटर्नल बिल्डिंग्स के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है एक तरह से कि जो कॉम्प्लेक्स था वो सिटी के साइज जितना था एशियंट इजिप्ट की, उसमें टेम्पल्स थे, कोर्टयार्ड थे, श्राइन्स थे, लिविंग क्वार्टर्स थे। जो सेकंड लाइन है उसके बाद, ठीक है, ऑरेंज कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है वो बता रहा है कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स ने कितना क्षेत्र जो था, एरिया था, कवर किया हुआ था। सो इस तरह से ये उसका आंसर हुआ। सो इसका आंसर मार्क कर लीजिए, डी पैराग्राफ का आंसर फिफ्थ है। अब हम अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारा पैराग्राफ ई
The burial chamber of the tomb where the king's body was laid to rest was dug beneath the base of the pyramid, surrounded by a vast maze of long tunnels that had rooms off them to discourage robbers. जो टूम का burial chamber था जहाँ पर राजा की बॉडी को लिटाया गया था वो पिरामिड के बेस के नीचे खोदी गई थी और उसके इर्द गिर्द एक विशाल भूलभुलैया था लॉन्ग टनल का जो रॉबर्स को डिस्करेज करने के लिए था. One of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels. बहुत सी मिस्ट्रियस डिस्कवरी में से एक ये था पिरामिड के अंदर उन्हें लार्ज नंबर ऑफ स्टोन वेसल्स मिले. ओवर 40,000 ऑफ दिस वेसल्स 40,000 ये वेसल्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड शेप जो डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स के थे वर डिस्कवर्ड इन स्टोर रूम ऑफ द पिरामिड्स अंडरग्राउंड पैसेज जो कि पिरामिड के अंडरग्राउंड मार्गों के स्टोर रूम्स में पाए गए. They are inscribed with the names of rulers from the first and second dynasty of Egypt and made from different kind of stone. और इन पर जो इजिप्ट की पहली और सेकंड डायनेस्टीज़ के रूलर्स थे उनके नेम लिखे हुए थे और जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स से बने हुए थे. देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग स्कॉलर्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑन वाई द vessels were placed in the tomb of Joshua or what they were supposed to represent. इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं था स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच कि इन वेसल्स को जोशुआ की टूम में क्यों रखा गया और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए थे. The archaeologist Jean Philip Flower, who excavated most of the pyramid and complex, believes they were originally stored and then given a proper burial by the Joshua in his pyramid to honor his predecessor. जो आर्कियोलॉजिस्ट था जीन फिलिप लावर उसने जिसने बहुत सारे पिरामिड और कॉम्प्लेक्स को की खुदवाई की हुई थी वो बिलीव करते हैं उनका बिलीव है कि इन्हें पहले स्टोर किया गया और उसके बाद जोशर के द्वारा इन्हें प्रॉपर बुरियल दी गई सो दैट कि अपने पूर्वजों को ऑनर कर सके उनके ऑनर के लिए उन्होंने ऐसा किया. देयर आर अदर हिस्टोरियंस हाउएवर हु क्लेम द वेसल्स वर डंप्ड इनटू द शाफ्ट्स एज येट अनदर अटेम्प्ट टू प्रिवेंट grave robbers from getting to the king's burial chambers. कुछ और दूसरे हिस्टोरियंस हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इन वेसल्स को शाफ्ट में फेंक दिया गया था सो दैट कि जो रॉबर्स हैं वो ग्रेव के अंदर ना आ सकें जो राजा का बुरियल चैम्बर था ताकि रॉबर्ट्स उसके अंदर ना आ सके इसीलिए उन्होंने ऐसा किया. तो अब हम अपनी चलते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ. क्या एरियाज और आर्टिफैक्ट्स की बात हुई है इसमें जो पिरामिड के अंदर ही हैं? यस इसमें बात हुई है. चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे इसके बारे में ये उसके साथ लिंक कर रहा है. ओके तो जो फर्स्ट लाइन है वो बता रही है कि पिरामिड के अंदर जो एरियाज थे. जो सेकंड लाइन है अंडरलाइन वो बता रही है कि आर्टिफैक्ट्स कौन थे पिरामिड के अंदर जो मिले स्टोन वेसल्स थे ना. तो इस तरह से ये आंसर फर्स्ट वाले के साथ मैच करेगा. इसका आंसर फर्स्ट है. ओके पैराग्राफ ई का आंसर नोट डाउन कर लीजिए. उसका आंसर है नंबर 1. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं. Paragraph F. Unfortunately, all of the precautions and intricate design of the underground network didn't prevent Asian robbers from finding a way in. So, दुर्भाग्यवश क्या हुआ जितने भी उन्होंने प्रिकॉशंस और इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाए हुए थे अंडरग्राउंड नेटवर्क के वो एशियन रॉबर्स को रोक नहीं सके अंदर आने के लिए. Joshua's grave goods and even his body were stolen at some point in the past, and all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thieves. जोशुआ की जो ग्रेव गुड्स थी इवन और उसकी बॉडी भी थी ना पास्ट में एक पॉइंट में आके चोरी हो गई थी और सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि उस वहाँ पर उसके वैल्यूएबल्स की जो मात्रा थी वो बहुत कम थी. देयर वॉज इनफ left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the archaeologist who excavated it. वहाँ पर काफ़ी बचा था उस पूरे पिरामिड और उस कॉम्प्लेक्स में जो उन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही हैरानीजनक और आश्चर्यजनक था जिन्होंने उसकी खुदाई की हुई थी. चलिए अब हम अपनी हेडिंग्स की तरफ चलते हैं. फर्स्ट हो गया था सेकंड भी हो गया था. ओके ए किंग हु सेव्ड हिज पीपल किसी राजा की बात हुई जिसने पीपल्स को सेव किया.
फोर्थ हो गया था, फिफ्थ भी हो चुका है। किसी पिरामिड के डिज़ाइन को जो दूसरों ने कॉपी किया, नो, इसकी बात भी नहीं हुई। सेवन्थ हो चुका था। एट, एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स, कुछ अवशेषों के बाद भी जो एक्सपीरियंस रहा उनका इनक्रेडिबल था। तो ये इसका आंसर है। चलिए अब देखते हैं कि ये इसका आंसर कैसे हुआ। ओके, जो फर्स्ट डार्क ग्रीन वाली लाइन है वो शो कर रही है कि जो वैल्यूएबल्स थी उनकी मात्रा बहुत कम थी, विच मीन्स फ्यू रिमेन्स, कुछ अवशेष। जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या शो कर रही है कि भले ही जो रिमेन्स थे वो कम थे, फिर भी उसमें इतना कुछ था कि जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो एस्टॉनिश और अमेज रह गए। ओके, तो इस तरह से ये उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं हम। हमारा जी पैराग्राफ है। इजिप्टोलॉजिस्ट मिरोस्लाव वर्नर राइट्स, फ्यू मोन्यूमेंट्स होल्ड प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एज सिग्निफिकेंट एज दैट ऑफ द स्टेप पिरामिड इन सकारा। इजिप्टोलॉजिस्ट हैं एक, मिरोस्लाव वर्नर, वो लिखते हैं कि कुछ ही मोन्यूमेंट्स हैं ह्यूमन हिस्ट्री में जो वैसा स्थान है जिनका जितना कि महत्वपूर्ण स्टेप पिरामिड का है सकारा में। इट कैन बी सेड विदाउट एग्जैजरेशन दैट दिस पिरामिड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूट ए माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ मोन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर इन इजिप्ट एंड इन द वर्ल्ड एज ए होल। यह कहा जा सकता है कि इस पिरामिड कॉम्प्लेक्स ने, जो ये पिरामिड कॉम्प्लेक्स है, वो मोन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर में एक तरह के माइलस्टोन का एवोल्यूशन किया उन्होंने। ठीक है, वो एक तरह की माइलस्टोन थी, इसकी एवोल्यूशन माइलस्टोन की तरह थी इजिप्ट में और पूरे वर्ल्ड में भी एज ए होल। द स्टेप पिरामिड वाज ए रेवोल्यूशनरी एडवांस इन आर्किटेक्चर एंड बिकम द आर्किटाइप विच ऑल द अदर ग्रेट पिरामिड बिल्डर्स ऑफ इजिप्ट वुड फॉलो। स्टेप पिरामिड जो था वो आर्किटेक्ट में एक क्रांतिकारी सक्सेस बन गई, एडवांस था, एंड बिकम द आर्किटाइप, और ऐसा आर्किटाइप बन गया जिसे सारे महान पिरामिड बिल्डर्स ने भी फॉलो किया। चलिए अब हम चलते हैं अपनी हेडिंग्स की तरफ। तो इसका आंसर है नंबर 6, ए पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर्स कॉपी। तो इसमें इसके बारे में बात हुई है। अब देखते हैं कि कैसे ये उसके साथ लिंक करता है। ओके, तो लास्ट लाइन में ही लिखा कि स्टेप पिरामिड जो था वो आर्किटेक्चर में एक क्रांतिकारी सक्सेस थी उसमें, और आर्किटाइप का एक ऐसी आर्किटाइप बन गई जिसे बड़े बड़े पिरामिड बिल्डर्स ने भी फॉलो करना शुरू किया। तो ये लाइन इस लाइन के साथ मैच कर रही है कि पिरामिड डिज़ाइन दैट अदर्स कॉपी, तो इसमें लिखा है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।